जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। परशुराम परशुराम को लेकर पिछले एक दो दिनों में जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो लगातार बयान आए हैं, उसने देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अभी तक सिर्फ ये माना जा रहा था कि बीजेपी तैयारी कर रही है, लेकिन इस तात्कालिक बयान से जब बसपा खुलकर सामने आई है और समाजवादी पार्टी ने भी खुलकर परशुराम को लेकर एक स्टैंड लिया है और ब्राह्मण वोटों को कहीं ना कहीं दोनों दल लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसके बाद बहुजन समाज के भीतर जो 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 तबका है, जो वोटर है इसका, उसके भीतर खासी बेचैनी है। दोनों दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार परशुराम को की व्याख्या कर रहे हैं और एक दूसरे से बड़ी प्रतिमा बनाने की बात कर रहे हैं। क्या है उसके सामाजिक मायने, क्या है उसके राजनीतिक मायने, और परशुराम की जो बात हो रही है, उनकी मूर्तियां बनाने की बात हो रही है बड़ी बड़ी, वो बहुजन समाज, बहुजन आंदोलन के लिए, बहुजन राजनीति के लिए कितना जरूरी है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो मेहमान हैं, दोनों विद्वान हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ हैं हमारे साथ, लेखक हैं, पत्रकार हैं। सतीश प्रकाश जी हैं, जो लगातार आप उनको टीवी डिबेट में देखते होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम तरह के मुद्दों पे अपनी विवाद राय रखते हैं। आप दोनों का स्वागत है। सुखिया अशोक जी, जय भीम, जी नमो जी जी। बुद्धाय। तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, सामाजिक तौर पे देखें तो जो एक बहुजन आंदोलन रहा है, बहुजन आंदोलन का इतिहास रहा है, वह कहीं ना कहीं मनवाद, ब्राह्मणवाद के विरोध का आंदोलन रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो लगातार यह क्लेम करती है कि वह अम्बेडकरवादी राजनीति करती है, उसके मुखिया के द्वारा ऐसा बयान दिया जाना कि वो परशुराम की मूर्ति बनाएंगी, ये इसको आप कैसे देखते हैं? अशोक जी, बसपा की राजनीति और दलित चेतना एक दूसरे के परे आ रहे हैं। जिस दलित चेतना की वैचारिकी डॉक्टर अंबेडकर ने रखी थी, मैं इस बात से, इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि बसपा अपनी बुनियादी ब्राह्मणवाद विरोधी वैचारिकी को छोड़ के वर्ण व्यवस्था, जाति विरोधी, मनुवाद विरोधी वैचारिकी को छोड़ के किसी तरीके से भी सत्ता हासिल कर ले। ये कहना कि हम सत्ता किसी भी तरह हासिल कर लेंगे और काम करेंगे ब्राह्मणवाद के विरोध में, वर्ण जाति व्यवस्था के विरोध में, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के पक्ष में, मुझे इसमें संगति नजर नहीं आती है। सतीश जी, अगला सवाल आपसे है। राजनीतिक तौर पे अगर इस बयान को देखें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत है और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और ब्राह्मण वोटों को लेकर जब से विकास दुबे मारा गया है तब से लेकर ब्राह्मण वोटों को लगातार लेकर खींचतान मची हुई है। एक लगातार ये सवाल आ रहा है कि ब्राह्मण जो वोटर हैं वो बीजेपी से नाराज हैं और वो कहीं और जा सकते हैं। तो कहीं उसी नाराजगी की जो बात आ रही है, उसको भुनाने के लिए सपा और बसपा इस तरीके से बयान तो नहीं दे रही है। आप कैसे देखते हैं राजनीतिक तौर पे इस दोनों नेताओं के इस बयान को? नहीं, देखो, एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी, देखिए, अगर आपको राजनीतिक व्यवस्था के बीच में कायम रहना है तो आपको जनमानस के मुद्दे उठाने ही पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि वो एक राजनीतिक दल भी है। उसने जो देश का सबसे बड़ा सूबा जो उत्तर प्रदेश है, उसकी सत्ता को 4 बार उसने पाया भी है। तो एक राजनीतिक दल के नाते वो देखिए 2 चीजें हैं।
मैं मानता हूं कि दलितों का जो संपूर्ण जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है या नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन की उत्पाद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो चीजें सामाजिक आंदोलन में होती है वो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल मजबूरी कहें या राजनीति करने की एक उसको किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। आपको भाषा देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स की भाषा को बहुत बहुत गंभीरता से लोग नहीं लेते। सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग, उनके शब्दों का चयन, उनके आचार, उनके विचारों के ऊपर लोग बहुत गहनता से विचार करते हैं, उनको उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो 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 पॉलिटिकल लीडर है, जो पॉलिटिकल लीडर की जो भाषा है वो समय के अनुकूल या समय के हिसाब से कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो उद्गम है वो कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन है, लेकिन आज वो राजनीतिक आंदोलन है, मतलब राजनीतिक पार्टी है। और राजनीतिक पार्टी भी के साथ साथ उत्तर देश के सबसे बड़ा जो सूबा उत्तर प्रदेश है उसकी 4 बार सत्ता भी उसने पाई है। तो राजनीतिक लोगों की भाषा के ऊपर या उनने किन शब्दों का चयन किया है उसको सामाजिक आंदोलन के नजरिए से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि सामाजिक आंदोलन की भाषा कुछ और होती है और राजनीतिक दलों के लोगों की भाषा कुछ और होती है। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, सामाजिक आंदोलन में मजबूरियां नहीं होती, क्योंकि सामाजिक आंदोलन की मजबूरियां नहीं होती तो इसलिए वहां भाषा की कठोरता या शब्दों का चयन बड़ी जानबूझ करके किया जाता है। लेकिन जो आपकी पॉलिटिकल भाषा है वो परिस्थितियों और समय के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। सतीश जी देखिए, अभी अभी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए इस बात को मानना पड़ेगा कि पूरे सवर्ण समाज में खुशी की बात है, जिस तरीके से आप भी समाज के बीच में रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, और जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं ना, सब एक खुशी की लहर है। सोशल मीडिया पे एक खुशी जम के सामने भी आई। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी अगर परशुराम की मूर्ति बनाने की बात करती है तो क्या सिर्फ इस एक बयान से जो है वो ब्राह्मण वोट सपा या फिर बसपा की तरफ चला जाएगा? नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है। देखिए भाषा क्या होती है, देखिए जहां तक जो ब्राह्मण वोटर्स का जो बिहेवियर है अगर मैं उसको देखूंगा तो ये सच है कि वो चूंकि वो अपर कास्ट है, एजुकेट भी है, सत्ता का उपभोग भी करना चाहती है। तो मैं पिछले अगर 20 साल में स्पेशली उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोटर्स का अगर व्यवहार देखता हूँ तो वो देखिए वो एक दल के साथ नहीं है, वो अलग अलग दलों के साथ है। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा है कि सत्ता आने के बाद जब वो चुनाव का समय आता है, लगभग 1 साल रह जाता है, उस समय आमतौर पे पिछले 20 साल में जिस दल की सरकार वो बनाते हैं उससे कहीं ना कहीं वो दूर जाते हैं। आज के समय में जिस तरह के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो समाज है उसके खिलाफ जो माहौल तैयार हुआ है, आप उसको विकास दुबे और विकास चौबे का मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक माहौल तैयार हो गया है ना। और ऐसे माहौल में अगर बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है तो उनको ये सारी संभावनाएं तलाशनी चाहिए। और अगर परशुराम जी की तस्वीर लगाने की बात करने से या परशुराम जी के नाम पे हॉस्पिटल बनाने से उसका राजनीतिक अगर एजेंडा मजबूत हो सकता है तो मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस मुझे ये लगता है कि ये भाषा ठीक है और यही भाषा रहनी चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि ये भाषा ठीक है। हमारे साथ रामू सिद्धार्थ जी भी हैं। सिद्धार्थ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ। सिद्धार्थ जी देखिए, जो बयान की बात हो रही है, जो समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने दिया है कि परशुराम की मूर्तियां बनाएंगे, परशुराम को लेकर ज्योतिबा फुले ने काफी एक कुछ कहा है अपनी किताबों में, तमाम तरीके से आपने भी देखा है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले पे आपका काफी काम है। उस परिदृश्य में देखे जो बहुजन नायकों ने परशुराम को देखा है, उस अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो बयान है बीएसपी प्रमुख मायावती जी का या फिर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी का, ये कितना, ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं, मैं सीधे पूछूं? देखिए अशोक जी,
फूले से लेके और डॉक्टर अंबेडकर तक और कांसीराम जी तक भी एक हद तक दलित राजनीति जो रही है उसकी वैचारिकी और उसका एजेंडा करीब करीब एक ही रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि दलित राजनीति की वैचारिकी अलग हो और उसका एजेंडा अलग हो, यानी चुनाव किसी और एजेंडे पर जीतेगी और वैचारिकी कुछ और उसका होगा, ऐसा नहीं रहा है। अंदर में मैं इसके पीछे बसपा की सपा की क्या टैक्टिक्स है, वो ब्राह्मणों का 14% ब्राह्मणों का वोट उत्तर प्रदेश में है, शायद उसमें ब्राह्मणों का वोट लेना चाहते हैं या अपनी चुनावी जीत की संभावनाओं को मजबूत करना चाहते हैं, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर, मैं इसकी वैचारिकी पर बात कर रहा हूँ। या सवर्णों की या अपर कास्ट के नायकों की एक परंपरा है और दूसरी तरफ जिसे हम बहुजन आज कहते हैं, दलित बहुजन नायकों की एक परंपरा है। फूले अपनी पहली ही किताब गुलामगिरी, जो गुलामगिरी की प्रस्तावना में अगर जिस द्विज नायकों पर यानी जिस ब्राह्मण नायक पर सबसे ज्यादा तीखा हमला करते हैं अपनी किताब के गुलामगिरी की प्रस्तावना में ही, वो परशुराम है। जिन मिथकी चरित्रों या इतिहास और मिथक के चरित्रों के माध्यम से ब्राह्मण वर्चस्व की स्थापना की गई थी, ब्राह्मणवाद के वर्चस्व की स्थापना की गई थी, गुलामगिरी पहली किताब है और आधुनिक भारत में फूले पहले आदमी हैं उन मिथकों के डिकोड करते हैं, जिसे आज की भाषा में कहते हैं, उनको खोलते हैं। और वो खोलते क्यों हैं? इसलिए खोलते हैं कि वो एक सवाल का जवाब चाहते थे कि आखिर क्या वजह है तो वो 3 श्रेणी बनाते थे, शूद्र, अतिशूद्र और महिलाएं। यानी जो 85% लोग हैं आज के डेट में, सुखदेव थोराट के अगर आंकड़ों को देखें तो मैक्सिमम अपर कास्ट 21% है पूरे के अंदर और ब्राह्मण उसमें 3.5 से 5% के बीच है। तो फूले इस बात का जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिर उनके, मान लीजिए अगर 79% ही मान लें, सुखदेव थोराट जी के आज के आंकड़े को माने कि 79% बहुजन है और 21% द्विज हैं, सवर्ण हैं, तो उनके वर्चस्व का कारण क्या है? इसकी तलाश करते हुए उन्होंने पाया कि जो ब्राह्मणवादी मिथकी या ऐतिहासिक या मिथक इतिहास के मिले हुए दोनों के जो नायक हैं, उनके जो वर्चस्व की स्थापना की गई बहुजन समाज पर, उस एक कारण है जनों की गुलामी का। कि परशुराम का जो वर्णन करते हैं ज्योतिराव फूले, वो कोई अपने मन से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उन्होंने स्कंद पुराण, जिसका एक सहस्त्रादि खंड है, सहस्त्रादि खंड 8 कोंकण का इलाका, पश्चिमोत्तर भारत जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, उसका ये पूरा इलाका है, उस सहस्त्रादि खंड उसी केंद्रित है। सारे वर्णन आप पढ़ लीजिए। असल में फूले ये कह रहे हैं कि जिन क्षत्रियों के विनाश की बात की जा रही थी, आप आज भी पश्चिमी भारत और पश्चिमोत्तर भारत में गढ़ के इलाके में खोज डालिए, जिसे राजपूत क्षत्रिय कहते हैं आज के डेट में, वैसे कोई क्षत्रिय होंगे ही नहीं आपको। तो फूले कह रहे हैं कि जिन क्षत्रियों का परशुराम ने विनाश किया वो कौन थे? असल में पूरे पश्चिमोत्तर भारत और महाराष्ट्र में जिनका शासन रहा है, या तो मराठे रहे जिनको बाद में बांट दिया गया, मराठों को बांट दिया गया में कुनबी में, जो फूले कहते हैं, या तो मराठे रहे हैं जिनको कुनबी पहले कहा जाता रहा है, या तो महार रहे हैं, या तो अन्य जिन्हें दलित जातियां कह दिया गया, वो पूरी एरिया के राजा थे, वही उसके मालिक थे, वही शासन भी कर रहे थे। और बलि राजा की जो कल्पना करते हैं, बलिराज की जो कल्पना करते हैं, पूरा एरिया पर इन्हीं लोगों का राज है। जी सिद्धार्थ जी, थोड़ा संक्षेप। फूले ये कह रहे हैं कि परशुराम ने, फूले ये कह रहे हैं कि ये जो जिसका विनाश था
परशुराम ने, वो कोई राजपूत छत्री नहीं है। क्षत्रियों का जन्म तो 1000 ईस्वी के आसपास होता है। वो बेसिकली जो वहां के मूल निवासी हैं, जो वहां के शासक थे, जो वहां जाति नहीं थी, और परशुराम भी उन लोगों में था जिसने इन लोगों का विनाश किया। और कितना क्रूर और निर्मम तरीके से विनाश किया, इस विस्तार से वर्णन करते हैं। जब जब रामराज की परिकल्पना होती है, एक तरीके से ब्राह्मण समाज सुरक्षित महसूस करता है, और पूरे देश में अभी रामराज्य की बात हो रही है, और जो राम का एक शासन था, राम के खिलाफ कोई खड़ा हुआ था उस वक्त में, जैसा कि दर्ज है इतिहासों में, तो परशुराम ही थे। तो ऐसे वक्त में इस तरीके के बयान जो होते हैं, ये हम उस कसौटी पे कस के देखें तो फिर आप कैसे उसको देखते हैं? नहीं, देखिए दास साहब, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि सामाजिक आंदोलन एक लंबे, उसकी लंबाई बहुत हो सकती है, उसका समय बहुत हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल आंदोलन है उसके पास बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं होता, उसके पास समय सीमा होती है, और उस समय सीमा में आपको सत्ता भी प्राप्त करनी है। पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउंटर हुए, और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। अब योगी जी की क्या मजबूरी है, या बीजेपी की क्या मजबूरी है कि एक ऐसी जाति जिसने उसको वोट दिया, 2017 में भी वोट दिया और 2019 में भी वोट दिया, अब ये बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि एक वर्ग के खिलाफ एक सरकार इस तरह का जो बिहेवियर कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ा राजनीतिक दल है, 4 बार उसने सत्ता चलाई है, और उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास ही है। सत्ता की चाबी अगर उसके पास है, तो उसको उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना रहने के लिए अगर उनके लीडर्स की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी होती है, तो जो सामाजिक आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको उसके ऊपर सवाल न करके या शंका न जाहिर करके, क्योंकि मैं पहले ही कहा था कि पॉलिटिकल लीडर्स की, मतलब आपका ये कहना है कि अगर ये बयान दिया भी गया है तो सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन दोनों को अलग अलग रखने की जरूरत है, और इसको एक राजनीतिक बयानबाजी के तौर पे देखने की जरूरत है। मैं ये आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, या एक समाज का एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते, मेरी ये तमाम उन लीडर से ये उम्मीद है कि अगर आप राजनीतिक आप कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी देखिए, ये सवाल तभी तो उठ रहा है जी, अगर दलितों का लीडर, अगर परशुराम जी की मूर्ति बनाने से अगर उसको ब्राह्मण का वोट मिल जाता है और वो सत्ता में पुनर्स्थापित हो जाता है, तो ये तो कहीं ना कहीं दलितों के पॉलिटिकल लीडर नहीं, दलितों का जो सामाजिक आंदोलन है, जो सहभागिता के कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, सामाजिक आंदोलन में भी तो आप सत्ता की सहभागिता चाहते हैं। तो इसको उसी तरीके से देखना चाहिए कि तमाम बीजेपी और संघ के नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां बनाते हैं, उनके नाम पे स्मारक बनाते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि वो उस विचारधारा को, अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, उसको मानते नहीं है, नहीं मानते। अगर देखिए सिंबॉलिक पॉलिटिक्स जो की जाती है जी, 70 साल कांग्रेस ने सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की भाई, और ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स अगर आप बीजेपी की स्वीकार कर सकते हैं, आप कांग्रेस की स्वीकार कर सकते हैं, और तमाम दूसरे लोगों की स्वीकार कर सकते हैं, तो जो आपके लीडर्स हैं उनकी भी कोई ना कोई सिंबॉलिक पॉलिटिक्स हो सकती है ना। इसको बड़ा तरीके से और बड़ी सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहिए कि जो राजनीतिक दल है, देखिए एक बात जरूर कहूंगा, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि तमाम जो दलितों के लीडर है वो गैर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। जी सतीश जी, बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धार्थ जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपको मैंने तमाम इसके पहलुओं को पे रखा, और कहीं ना कहीं जैसे सतीश जी आप कह रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन दोनों को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है, और राजनीतिक, जब हम राजनीति करते हैं तो उसमें तमाम तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये हर दल करते हैं। कांग्रेस ने भी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की बाबा साहब के नाम पे, बीजेपी ने भी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की, तो अगर बीएसपी परशुराम के नाम पे सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करके अगर सफल हो रही है तो उसको बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए, इसको खारिज नहीं किया जाना चाहिए। तो आप दोनों ने बहुत मौका दिया, बहुत समय दिया, और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।